नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जमीन की जिसकी पहचान उसके घने जंगलों, उसकी अनोखी संस्कृति और उसके कभी ना खत्म होने वाले संघर्षों से बनी है। ये कहानी है झारखंड की, एक जंगल से एक आधुनिक राज्य बनने के पूरे सफर की। तो एक सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर क्यों झारखंड को जंगलों की भूमि कहा जाता है? इसका जवाब मजे की बात यह है कि इसके नाम में ही छुपा है। देखिए, झारखंड शब्द को अगर हम तोड़ें तो दो हिस्से निकलते हैं। झार जिसका मतलब है जंगल और खंड मतलब इलाका या क्षेत्र। तो सीधा सीधा मतलब क्या हुआ? जंगलों की भूमि। ये नाम इस क्षेत्र की सदियों पुरानी पहचान को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। तो चलिए इस नाम के पीछे की कहानी को थोड़ा और कुरेदते हैं। वैसे इतिहास में इस इलाके को सिर्फ एक नहीं बल्कि कई नामों से जाना जाता था। इसे सिर्फ झारखंड नहीं, इसे खुखरा भी कहा गया, वनवासी क्षेत्र भी कहा गया और छोटा नागपुर पठार के नाम से तो ये मशहूर है ही। और सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि जब अंग्रेज यहां आए ना, तो उन्होंने भी अपने कागजों में इसे फॉरेस्ट ट्रैक ही लिखा। मतलब सोचिए, बाहर से आने वाली ताकतें भी ये मानती थीं कि इस जगह की असली पहचान तो इसके जंगलों से ही है। अच्छा, तो ये तो हुई नाम की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ का समाज कैसा था, उसकी जड़ें कितनी पुरानी थीं। ये कहानी उन लोगों की है जिन्होंने सदियों तक बाहरी दुनिया से लगभग अलग थलग रहकर अपना शासन खुद चलाया। इस जमीन के जो असली मालिक और निर्माता थे, वो थे यहाँ के जनजातीय समुदाय। संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया। ये कुछ बड़ी जनजातियां हैं जिन्होंने ना सिर्फ यहाँ की संस्कृति को बनाया, बल्कि उन्होंने कमाल की स्वशासन की व्यवस्था भी तैयार की थी। और इसी व्यवस्था का नाम था खूंटकट्टी प्रथा। अब ये सिर्फ कोई खेती-बाड़ी का तरीका नहीं था, नहीं, ये एक पूरी सामाजिक व्यवस्था थी। इसमें होता क्या था कि पूरा का पूरा समुदाय मिलकर जंगल साफ करता, जमीन को खेती लायक बनाता और फिर सब मिलकर उस पर खेती करते थे। मतलब जमीन पर किसी एक इंसान का हक नहीं था, बल्कि पूरे के पूरे समुदाय का था। ये उनके आत्मनिर्भर और एक साथ मिलकर रहने का सबसे बड़ा सबूत है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर इतिहास में एक ऐसा मोड़ आया जब ब्रिटिश शासन ने यहां कदम रखा। और उनके आने से ये जो पारंपरिक व्यवस्था थी ना, वो पूरी तरह से हिल गई। और बस यहीं से शुरू हुआ संघर्ष का एक बिल्कुल नया दौर। देखिए, 1765 के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस इलाके पर अपना कब्जा जमाया, तो उन्होंने अपनी जमींदारी और टैक्स वसूलने की नई नई प्रणालियां लागू कर दी। अब ये जो नए कानून थे, ये खूंटकट्टी जैसी सामूहिक व्यवस्था के एकदम उलट थे। इन कानूनों ने जनजातीय समुदायों से उनके जंगल और जमीन पर जो अधिकार थे वो छीन लिए, और यहीं से शुरू हुआ बड़े पैमाने पर शोषण का सिलसिला। शोषण होगा तो विद्रोह की आग तो भड़केगी ही। तिलका मांझी का विद्रोह, फिर 1855-56 का संथाल हूल और फिर भगवान बिरसा मुंडा का वो महान उलगुलान। ये सिर्फ छोटे मोटे विद्रोह नहीं थे, ये अपनी जमीन, अपनी संस्कृति और अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए लड़े गए महासंग्राम थे। चलिए अब थोड़ा आगे आते हैं। देश तो आजाद हो गया, लेकिन झारखंड की अपनी पहचान और अपने हक की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अब ये संघर्ष जंगलों से निकलकर दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गया था। और मांग क्या थी? एक अलग राज्य की। और ये सफर कोई छोटा मोटा नहीं था, दशकों लंबा था। 1938 में झारखंड पार्टी बनी, फिर जयपाल सिंह मुंडा जैसे बड़े नेताओं ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया, और 80-90 के दशक आते आते तो ये एक पूरा जन आंदोलन बन चुका था। मतलब पीढ़ियों ने इस सपने के लिए शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष किया। और फिर सालों के इंतजार और अनगिनत संघर्षों के बाद वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया, 15 नवंबर साल 2000। ये तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि ये महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा का जन्मदिन है। और इसी दिन झारखंड ने भारत के 28वें राज्य के तौर पर जन्म लिया। तो जंगल से एक राज्य बनने का ये पूरा सफर हमें सिखाता क्या है? ये हमें एक कभी न खत्म होने वाले संघर्ष की विरासत के बारे में बताता है। अगर हम इस पूरे इतिहास को एक लाइन में समेटें तो कह सकते हैं कि झारखंड का इतिहास अपनी पहचान, अपनी संस्कृति और अपनी स्वायत्तता को बचाए रखने के लिए एक बहुत लंबे और लगातार चले संघर्ष का सबूत है। ये कहानी है हर मुश्किल के बावजूद कभी हार न मानने की। जंगलों की भूमि ने एक राज्य का रूप तो ले लिया, ये सच है, लेकिन असली सवाल तो अब भी वही है कि